बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएसएन फार्माकोलॉजी यूनिट हमारे पास था एंटीबायोटिक्स, जिसमें आज हमारा टॉपिक है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अगर बेसिक ड्रग्स देखें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में, तो इसकी क्लासिफिकेशन करें, एक होते हैं सिस्टेमिक, एक होते हैं टॉपिकल। सिस्टेमिक जो कि हम डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, टॉपिकल जो हम जो है स्किन के वगैरह के ऊपर लगाते हैं, म्यूकस लेयर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सिस्टेमिक में देखा जाए स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कानामाइसिन, अमिकासिन, सिजुमाइसिन, टोब्रामाइसिन और नेटलीमाइसिन। जबकि टॉपिकल में आती हैं नियोमाइसिन और फ्रेमिसिटिन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का। ये जितने भी ड्रग्स हैं, दे आर वाइडली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जिस पे ऑलरेडी हमारा लेक्चर हो चुका है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पे, जिसमें हमने पढ़ी पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन्स, कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम्स। तो उन ड्रग्स के साथ इन कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, और मेजरली यूज होती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस में। बीटा लैक्टम में अगर आप देखें वैनकोमाइसिन, उसके कॉम्बिनेशन में साथ यूज होती है फॉर ग्राम पॉजिटिव एंडोकार्डाइटिस। इसके अलावा इवन ट्यूबरकुलोसिस में भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का यूज है, जिसमें स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आए तो दे आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस ऑन आइदर वेज के। ये क्या करती हैं, बेसिकली जो हमारे पास बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया के अंदर छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। एक तो होता है 50 स्वेटबर्ग का, एक होता है 30 स्वेटबर्ग का। तो हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं, या तो वो 50 स्वेटबर्ग को ब्लॉक कर सकती हैं या वो 30 स्वेटबर्ग को। जो हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो आती हैं और 30 स्वेटबर्ग का जो राइबोसोमल सब यूनिट है उसको ब्लॉक कर देती हैं। अब जब वो सब यूनिट ब्लॉक हो जाता है तो बैक्टीरिया अपनी प्रोटीन्स नहीं बना पाता, जिस वजह से वो मैसेंजर आरएनए को फिर ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा और आगे प्रोटीन्स नहीं बनेंगी। तो बैक्टीरिया अपनी जो डिवीजन है वो वहां पे रुक जाती है, जिसकी वजह से हम इन ड्रग्स को कहते हैं कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं। तो ये मेरी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब बैक्टीरिया के डिफेंस पे देखा जाए तो बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो रेजिस्टेंस पे देखें, सबसे पहले तो पहला तरीका बैक्टीरिया के पास है ट्रांसफरेज एंजाइम का। जब बैक्टीरिया इस एंजाइम को डेवलप करता है तो यह हमारी ड्रग को इनएक्टिवेट कर देता है। दूसरा, इम्पेयर्ड एंट्री ऑफ द अमाइनोग्लाइकोसाइड इनटू द सेल, यानी कि हमारी जो ड्रग है वो बैक्टीरिया के जो सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर पाती। जो चैनल्स होते हैं बैक्टीरिया उनकी मॉडिफिकेशन करवा देता है और जो परमिएबिलिटी है ड्रग की वो इम्पेयर हो जाती है। इसके अलावा एक और काम ये हो सकता है कि जो 30 स्वेटबर्ग का जो राइबोसोमल सब यूनिट है उस पे एक छोटा सा रिसेप्टर होता है जहां पे हमारी ड्रग बाइंड करती है। तो बैक्टीरिया या तो उस रिसेप्टर को ही डिलीट कर दे या उसमें म्यूटेशन ले आए, जिसकी वजह से फिर हमारी ड्रग वहां पे बाइंड नहीं करती। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंस को डेवलप करने के। फिर एक इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। अच्छा, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या होता है कि देखिए आपने एक डोज दी किसी पेशेंट को और उसकी वजह से बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट आ जाता है। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट ये है कि जब वो ड्रग इवन बॉडी से रिमूव भी हो जाती है तो एक अरसे तक वो बैक्टीरिया फिर से जो है रेप्लिकेट नहीं करता, वो फिर से सेल डिवीजन नहीं कर पाता। तो इवन इन द एब्सेंस ऑफ ड्रग भी बैक्टीरिया जो है वो फिर से रेप्लिकेशन नहीं कर रहा है। इसको हम कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। और ये अक्सर एंटीबायोटिक्स का होता है, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है, लेकिन स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ। फिर उसके बाद अगर हम इन ड्रग्स का बेसिक एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखें तो प्राइमरीली ग्राम नेगेटिव एरोबिक बेसिलाई है, जिसमें आती हैं प्रोटियस, सुडोमोनास, एक्सक्रीचिया कोलाई, एंटेरोबैक्टर, क्लेब्सिला और शिगेला। और इसके अलावा कुछ ग्राम पॉजिटिव कोकाई भी आते हैं, जिसमें स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है। इन सब बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारे पास जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं दे आर इफेक्टिव। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई जो होते हैं उनके अगेंस्ट या ग्राम नेगेटिव कोकाई या एनारोब्स के अगेंस्ट हमारी ड्रग्स इफेक्टिव नहीं है। फार्माकोकाइनेटिक्स में तो दीज आर हाईली पोलर बेसिक ड्रग्स, दे हैव पुअर ओरल बायोअवेलेबिलिटी, यानी कि ओरली हम ड्रग नहीं ले सकते, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है, तो मोस्टली सिस्टेमिकली ही दी जाती है। इसके अलावा पोलर ड्रग्स है हमारे पास, तो जो पोलर ड्रग्स होती हैं वो ज्यादातर किडनी से जाके एक्सक्रीट होती हैं। तो जब हम इनको पैरेंटली एडमिनिस्टर करते हैं या फिर उनको हम लोकली अप्लाई करते हैं तो दे आर पुअरली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पुअरली प्रोटीन बाउंड।
और दे डू नॉट गो एनी सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिज्म। नियरली जितने भी इंट्रावेनस डोजेज हैं वो यूरिन में अनचेंज्ड एक्सक्रीट हो जाती हैं, और क्योंकि वो डायरेक्टली यूरिन से ही जा रही हैं तो किसी पेशेंट का अगर रीनल इंसफिशियंसी है या कोई किडनी का कोई भी डिजीज है, उसके रीनल डिजीज, उस कंडीशन में हमें अपनी ड्रग की डोज को एडजस्ट करना होता है। तो इसके साथ साथ देखा जाए हमारी ड्रग्स क्योंकि किडनी पे जाती हैं तो एक बहुत बड़ा इशू ये है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की नेफ्रोटॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो कभी भी पेशेंट को देने से पहले सीरम क्रेटिनिन वैल्यू की जो है वो लाजमी चेक की जाती है, तब जाके पेशेंट की डोज दी जाती है। फिर हमारे पास डिफरेंट फार्मूला होते हैं जिसके थ्रू हम क्रेटिनिन क्लियरेंस चेक करते हैं, जैसे कि कोक्रॉफ्ट गॉड फार्मूला है, जिसमें अगर इस फार्मूले को देखें तो एक स्टैंडर्ड है कि 140 से एज माइनस करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं पेशेंट के वेट के साथ और डिवाइड करते हैं सीरम क्रेटिनिन मल्टीप्लाई बाय 72। ये एक फार्मूला है। और अगर मेल के लिए, अगर फीमेल पेशेंट आ जाती है तो इस पूरे के पूरे फार्मूला को 0.85 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब जाके हमारी ड्रग की जो डोज है वो कैलकुलेट की जाती है। क्लिनिकल यूजेस में आ जाए तो ग्रेम नेगेटिव बैसिलरी इन्फेक्शन जैसे सेप्टिसीमिया एंड पेल्विक एंड एब्डोमिनल सेप्सिस, इसके अलावा बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, एंटेरोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस ऑफ द हार्ट वाल्व्स, इसके अलावा निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टुलेरीमिया, प्लाग या ब्रुसेलोसिस, ये सारी की सारी जैसे स्किन डिजीजेस होती हैं। फिर टॉपिकल में देखें नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिन टॉपिकली स्किन में यूज हो रही हैं। इन्फेक्शन हो गया कंजक्टाइवा का या एक्सटर्नल ईयर का, वहां पे भी यूज होती है। टू स्टेरिलाइज द बाउल ऑफ पेशेंट हु रिसीव इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, तो कोई बंदा अगर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहा है उसके लिए उसके बाउल की स्टेरिलाइजेशन के लिए बिफोर सर्जरी यूज होती है, हेपेटिक कोमा में यूज होती है। अच्छा, मेन इशू जो कॉन्ट्राइंडिकेशन हम जहाँ पे करते हैं, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये ना फीटल ऑटोटॉक्सिसिटी करवा देता है, तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर विद अदर ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स जैसे फ्यूरोसेमाइड है या मिनोसाइक्लिन है, इनके साथ भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कभी एक साथ नहीं देते अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं जैसे वैनकोमाइसिन है या सिस्प्लेटिन है, सिस्प्लेटिन एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कि नेफ्रोटॉक्सिक है, तो इन ड्रग्स के साथ कभी भी हम इन कॉम्बिनेशन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स नहीं देते क्योंकि दोनों ही नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवा देंगी। एल्डरली पेशेंट में ऑलरेडी इम्यूनो जो है रिनल इंसफिशियंसी होती है तो वहां पे भी नहीं देते, या किसी पेशेंट को किसी भी एज पे किडनी डिजीज है तो हम अवॉइड करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या यूज विद प्रिकॉशन होती है। इसके अलावा मसल रिलैक्सेंट्स दे रहे हैं तो उसके साथ भी विद कॉशियस यूज की जाती हैं, और कभी भी किसी और ड्रग को अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ सिरिंज में मिक्स करके नहीं दी जाती। तो ये जो कुछ मेन पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द अमाइनोग्लाइकोसाइड जो कि नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक खत्म हो जाता है।